कहानी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट की टीम को दिखाया जाता है जो मार्स पर रिसर्च के लिए आए हुए थे। वे सभी वहाँ के सॉइल यानी मिट्टी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। कुछ साइंटिस्ट वहाँ से मिट्टी के कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट करते हैं। तभी अचानक उन्हें नासा से खबर मिलती है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है और उन्हें तुरंत अपने स्पेसशिप पर वापस जाना होगा। बेखबर भी पूरी तरह नहीं सुन पाए। इससे पहले ही वहाँ बहुत बड़ा रेत का तूफान आ जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब बेसब्री साइंटिस्ट जल्दी से अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट जो कि बॉटनिस्ट भी था, मतलब वो एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ जानता था, उससे कोई चीज टकराती है जिससे वो साइंटिस्ट दूर जाकर गिरता है। टीम वहीं पर रुक जाती है और उसे ढूंढने की कोशिश करती है, पर इन लोगों का उस साइंटिस्ट से कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका था। उन्हें लगा कि शायद वो इस तेज तूफान में कहीं उड़ गया होगा और ऑक्सीजन सूट डैमेज होने की वजह से उसकी केवल 1 मिनट में मृत्यु तय थी। उन्होंने सिर्फ अंदाजा लगाया कि वो साइंटिस्ट अब नहीं बचे होंगे, इसलिए सभी लोग बिना वक्त गवाए मार्स से निकल आते हैं। नेक्स्ट डे हमें उस साइंटिस्ट जिसका नाम मार्क था को दिखाया जाता है। हैरानी की बात ये थी कि मार्क अभी भी जिंदा था, सिर्फ उसका स्पेस सूट डैमेज हुआ था और एक छोटी सी केबल उसके पेट में फंसी हुई थी। मार्क जैसे तैसे अपने स्टेशन पहुंच जाता है, जो कि उस तेज आंधी के बाद भी बिल्कुल सही हालत में था। मार्क सबसे पहले अपने पेट में फंसी हुई रडार जैसी केबल को निकालता है। केबल के टुकड़े को निकालते हुए मार्क को काफी दर्द हो रहा होता है। वो किसी तरह उस टुकड़े को बाहर निकाल देता है, लेकिन मार्क काफी परेशान भी था क्योंकि अब वो बाकी साइंटिस्ट से कांटेक्ट कैसे करेगा। ना यहाँ पर स्पेसशिप है और ना ही ज्यादा दिनों के लिए खाना, और तो और तूफान की वजह से उनके पास कोई वेपन भी नहीं है। वो जानता था कि स्पेस में जो अगला प्रोजेक्ट आएगा, यानी जो अगला स्पेसशिप लैंड करेगा, वो 4 साल बाद करेगा। तो 4 साल का वक्त तो बहुत ज्यादा है, यानी इस टाइम पीरियड में जो उसके पास खाना है वो काफी नहीं है। वो मर भी सकता है, तो उसे कुछ न कुछ जरूर करना होगा। अब यहाँ पर वो प्लानिंग करने लगता है। उसके पास कुछ आलू होते हैं जिन्हें यूज करके वो और भी आलू उगाना चाहता था, और शायद इसीलिए वो सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो मार्क अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाने लगता है और बाहर जाकर सॉइल में खेती करने लगता है ताकि वो आलूओं को उगा सके। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू ये था कि मार्स में पानी बहुत कम था, इवन था ही नहीं, बस वही पानी जो साइंटिस्ट अपने साथ लाते हैं। तो ये तो यहाँ पर रहने के लिए काफी नहीं था। लेकिन लकीली मार्क क्योंकि एक बॉटनिस्ट था, तो वो जानता था कि पानी को किस तरह से बनाया जा सकता है और यह सारी कल्टीवेशन कैसे की जा सकती है। मार्क हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर उसे पानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पहली ट्राई में तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि यहाँ पर उसने उस ऑक्सीजन की कैलकुलेशन नहीं की जो वो अपनी नाक से छोड़ रहा था। लेकिन नेक्स्ट ट्राई में पूरी कैलकुलेशंस के बाद जब वो दोबारा ट्राई करता है तो यहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। अब मार्क उस जगह पर पानी प्रोड्यूस करता है जहाँ पर मिट्टी में उसने वो पौधे उगाए होते हैं। कुछ ही दिन में देखते ही देखते आलू में से पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। मार्क ये देखकर बहुत खुश होता है, उसे जीने की एक आशा मिलती है। दूसरी तरफ ऑफिशियली यह डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा, यहाँ तक कि उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो मिशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की हेड है। जब वो सैटेलाइट को देख रही होती है और वो मार्स की क्लिप्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है, क्योंकि वहाँ पर जो सामान पहले कहीं और पड़ा हुआ था वो अब किसी और जगह पर शिफ्ट हो चुका है, और ये सोलर पैनल्स होते हैं जो कि मार्क ने ही शिफ्ट किए होते हैं। वो लड़की अपने सीनियर्स को बताती है और वो भी समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि अगर हम मार्स पर मार्क को बचाने चले भी जाएं तो हमारे पहुंचने तक वो भूख से वैसे ही मर जाएगा। और ये बात बिल्कुल ठीक थी क्योंकि इतिहास गवाह है, स्पेस में आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा था। उधर मार्क जो कि परेशान होने की बजाय जिंदा रहने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहा होता था कि 4 साल बाद जो नया प्रोजेक्ट आएगा और जिस जगह पर आएगा वहाँ पर पहुँचने के लिए इसे 50 दिन चाहिए, यानी 50 डेज, और 70 डेज तो उसे यहाँ पर पहले से ही हो चुके हैं। तो बैठे रहने से अच्छा है कि ये उस जगह तक पहुँच जाए। लेकिन वो जगह यहाँ से 2500
किलोमीटर दूर है और मार्क के पास कार भी है जो कि मार्स पर ही चलने के लिए बनाई होती है और वो सोलर पैनल से चलती है। लेकिन वो कार एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती है। पर फिलहाल के लिए मार्क के पास यही आखिरी ऑप्शन था। नेक्स्ट सीन में हम जमीन पर देखते हैं वो सभी लोग जो नासा स्पेस सेंटर के हेड थे वे डिसाइड करते हैं कि मार्क तक फूड और पानी भेजने के लिए वो एक स्पेसशिप तैयार करेंगे जो कि पूरे एक साल में मार्स तक पहुंचेगा। लेकिन मार्क तो पहले ही वहाँ पर काफी ज्यादा आलू उगा चुका था। वो आलू लकीली काफी ज्यादा थे, लेकिन मार्क जानता था आखिर कब तक वो आलूओं पर जिंदा रहेगा। उसे किसी न किसी तरह तो कांटेक्ट करना ही होगा। मार्क एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पुराना रोवर था, उसमें एक कैमरा भी था। ये ऐसा कैमरा होता था जो मार्स की पिक्चर्स दुनिया तक भेजता है। मार्क वहाँ पर 3 बोर्ड्स भी लगाता है। दरमियान वाली बोर्ड पर लिखता है कैन यू सी मी, मतलब क्या आप मुझे देख सकते हैं। मार्क लेफ्ट साइड पर नो लिखता है और राइट साइड पर यस लिखता है और जब दुनिया वाले ये देखते हैं तो वो कैमरा यस की तरफ मूव करता है, जिस वजह से मार्क बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो शुक्र है इन लोगों को पता तो है कि मैं जिंदा हूँ। अब मार्क कोड वर्डिंग के जरिए अर्थ से कम्युनिकेट करने लगता है। वहाँ पर मार्क को यह भी बताया जाता है कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है। तो मार्क पूछता है कि वो साइंटिस्ट जिनके साथ मैं यहाँ पर आया था वो तो अभी भी अर्थ की तरफ जा रहे होंगे, तो क्या आप लोगों ने उन्हें बताया कि मैं यहीं पर हूँ। तो वो सब कहते हैं कि नहीं, पर अब वो लोगों को बताने के बारे में सोचते हैं। उन्होंने इसलिए नहीं बताया था कि वे सभी मार्स पे मार्क को छोड़ने के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि अभी भी उन लोगों के स्पेस शिप को अर्थ तक पहुँचने में लगभग 500 दिन बाकी थे। मीटिंग के दौरान वे आखिरकार मैसेज भेज देते हैं कि मार्क अभी जिंदा है। जब मार्क के बाकी साथियों को पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि वो मार्क को वहीं पर छोड़ आए। वहाँ मार्स पर हम देखते हैं कि जहाँ मार्क ने आलू उगाए हुए थे वहाँ पर पता नहीं क्यों ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आलू तबाह हो जाते हैं। मार्क काफी दुखी हो जाता है और उसके पास अब जितने भी आलू बचे थे वो काफी नहीं थे, क्योंकि जब तक उसके पास खाना या पानी पहुंचेगा वो पहले ही भूख से मर जाएगा। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि जो खाना वो दिन में इतनी बार खाता था उसे वो बहुत कम करके खाना होगा ताकि वो जिंदा रह सके। अब उधर जमीन पर हम नासा को देखते हैं जो कि एक रॉकेट लॉन्च कर चुके होते हैं जिसमें मार्क के लिए खाना और जरूरी चीजें थी। लेकिन यहाँ पर बहुत अनएक्सपेक्टेड बात होती है, वो रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट कर जाता है। दरअसल जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने इस रॉकेट के जांच वाले प्रोसेस को हटा दिया था। यही वजह थी कि रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो गया, साथ ही सारा खाना भी डिस्ट्रॉय हो गया और अब मार्क तक कुछ भी नहीं पहुंचेगा, जिस वजह से सब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। जब मार्क को ये पता चलता है कि अब उस तक मदद नहीं पहुंच सकती तो वो भी बहुत उदास हो जाता है। लेकिन वो नासा को एक मैसेज देता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और हो सके तो मेरे पेरेंट्स को बता देना कि आपका बेटा अपने प्रोफेशन को लेकर काफी सिंसियर था। अगर उसकी जान गई भी तो वो इस बात से बहुत खुश हो कि उसने एंड तक इसके लिए लड़ाई की और वो फक्र से गया। अब वो लोग नीचे चाइना से भी हेल्प मांगते हैं तो चाइना उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है कि उनका स्पेस शिप जो कि 28 दिन बाद जाने वाला है वो लोग उसी के जरिए मार्क को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन वहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि इन्हें एक और आइडिया देता है कि जो स्पेस शिप पहले से ही मार्स से वापस आ रहा है, यानी जिसमें मार्क की टीम वापस आ रही है, उसे ही दोबारा मार्स की तरफ कर दिया जाए और जो मार्स पर पहले से ही स्पेस शिप मौजूद है उसमें बैठकर मार्क मार्स के ऑर्बिट तक आ जाए तो बाकी साइंटिस्ट इसे पकड़ लेंगे। लेकिन ये सब बहुत रिस्की था और इसमें बाकी साइंटिस्ट की जान को भी खतरा था। अगर वो मार्क को लेकर वापस जमीन पर आते तो उन्हें ऐसा करने में 19 महीने और लग सकते थे, इसलिए नासा इस चीज को मना कर देती है। उधर हम मार्क को देखते हैं जो कि मार्स में बिजी होता है और उसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि जितने दिनों से वो मार्स पर अकेले था कोई आम इंसान इतने दिनों में खुद को पहले ही खत्म कर चुका होता, पर मार्क तो इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था। जब नासा देखती है
कि जो स्पेसशिप जमीन की तरफ वापस आ रहा था वो दोबारा से मार्स की तरफ जा रहा है। तो वो काफी हैरान होती है कि हमने तो इस चीज के ऑर्डर्स नहीं दिए। असल बात ये थी कि वही लड़का जिसने ये प्लान एडवाइस किया था, उसी ने इन 5 साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोगों को मार्क को जाकर बचाना होगा, क्योंकि वो तुम लोगों का टीम मेंबर था। और दूसरा, अगर हमने कोई तरीका ढूंढा तो उसमें कई साल लग सकते हैं और तुम लोग उस तक कुछ ही महीनों के अंदर पहुंच सकते हो। शिप के टर्न से नासा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चाइना उनको समझाता है कि ये अच्छी बात है जब मार्क हिम्मत नहीं हार रहा और ये साइंटिस्ट भी अपनी जान की कुर्बानी देते हुए, यानी अपनी जान को रिस्क में डालते हुए अपने साथी को बचाने जा रहे हैं, तो हम कौन होते हैं कहने वाले। वो मार्क के साथियों तक फूड भी पहुंचाते हैं और चाइना की हेल्प से ये लोग उसे सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब उधर जब मार्क को पता चलता है कि उसके साथी उसे लेने आ रहे हैं, लेकिन उनके स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं है कि वो मार्स के अंदर तक आ सके, तो उसे अपना ही स्पेसशिप तैयार करके मार्स के ऑर्बिट तक आना होगा ताकि वो वहाँ से अपने साथियों को ज्वाइन कर ले। तो अब वो स्पेसशिप को तैयार करने लगता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि जब तक मार्क उसके कुछ हिस्से बाहर ना फेंक देता, वो इतनी जल्दी ट्रेवल ना कर पाता। जिस तय समय में उसे ऑर्बिट से बाहर निकलना है, मार्क अब ऐसा करने लगता है, अपने रोअर से उस स्पेसशिप तक जाने लगता है। लेकिन मार्क पहले से काफी कमजोर हो चुका था, क्योंकि वो खाना कम कम करके खा रहा था। कुछ ही दिनों में वो उस स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। मार्क उस स्पेसशिप में बैठकर निकल भी जाता है, लेकिन उसे काफी सफोकेशन हो रही होती है और वो स्पेसशिप पूरी तरह से ठीक नहीं होता। उसे फ्लाई और हैंडल करने में भी काफी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से बीच में वो बेहोश हो जाता है और उसका अपनी टीम से कांटेक्ट भी नहीं हो पाता है, जिस वजह से सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस लाइव टेलीकास्ट को देख रही थी। लेकिन जब कुछ टाइम बाद उसे होश आता है तो सब बहुत खुश होते हैं। काफी ज्यादा लोग इस मिशन को लेकर काफी वरीड थे और मार्क और बाकी साइंटिस्ट की सेफ्टी के लिए दुआएं भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क जिस स्पेसशिप में होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं था, तो वो परेशान हो जाता है कि उसके साथी उसे कैसे पकड़ेंगे। तो वो अपने साथियों से कहता है कि परेशान ना हो, मैं भी हिम्मत बनाए रखा हूँ और जल्दी में इसकी स्पीड को कंट्रोल करके तुम लोगों तक पहुंच जाऊंगा। तो दूसरे साइंटिस्ट अपनी स्पेसशिप का एक हिस्सा गिरा देते हैं, जिसकी एयर प्रेशर से मार्क की स्पेसशिप की स्पीड कम होती है। तो फाइनली ये लोग मार्क को पकड़ सकते थे। अब उधर हम स्पेसशिप की फीमेल कमांडर को देखते हैं, जो कि एक विंग शेयर पर होती हुई एक रस्सी की मदद से मार्क तक पहुंच रही होती है। लेकिन वो रस्सी यहाँ पर छोटी पड़ जाती है, पर मार्क इनसे काफी दूर रह जाता है। वो इनसे कहता है स्पेस सूट में एक होल करूंगा। यहाँ पर मार्क अपने स्पेस सूट के अंदर एक होल बनाता है, जिससे उसकी स्पेस सूट में हवा जाने लगती है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है और उसी प्रेशर से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और मूव करने लगता है और फाइनली मार्क फीमेल कमांडर तक पहुंच ही जाता है। वो बहुत खुश होता है कि अब उसकी जान बच चुकी थी और वो रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन तभी वहाँ पर कोई मूवमेंट होती है और मार्क का हाथ फीमेल कमांडर के हाथ से छूट जाता है, लेकिन जल्दी वो कमांडर उसकी तरफ रस्सी फेंकती है, जिससे मार्क पकड़ लेता है। अब फाइनली मार्क स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। अब हम देखते हैं कि वो सब फाइनली दुनिया पर लैंड कर चुके होते हैं और यहाँ पर मार्क सब साइंटिस्ट का हेड बन जाता है और उन्हें सिखाने लगता है कि अगर आप स्पेस में फंस जाएं तो खुद को किस तरह से बचाकर रखना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसी ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।